नाम प्रिया है। मैं वो बदनसीब लड़की थी जिसे ज़िंदगी में कोई भी खुशी नहीं मिली और ना ही कभी सुकून मिल सका। यहाँ तक कि मेरी इज्जत भी दांव पर लग गई थी। मगर इसके बाद भी किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया और आखिरकार ज़िंदगी ने मुझे वहाँ पहुँचा दिया जिसके बारे में कभी शायद मैं सोच भी नहीं सकती थी। मगर मेरा मुजरिम कौन था? मेरी कहानी सुनकर किसी का भी दिल रोने लगेगा। काश ज़िंदगी कभी तो मुझ पर मेहरबान हो जाती। काश मैं भी कभी किसी के दिल की खुशी बनकर रहती। मैं कौन थी और मुझे दुनिया में लाने वाला मेरा पिता कौन था, ये मुझे पता ही नहीं था। मैं तो बस इतना जानती थी कि इस दुनिया में आँख खोलने से पहले ही मेरे पिता हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए थे। मगर मैं सारी ज़िंदगी पिता के प्यार के लिए तरसती रही थी। मेरा सारा बचपन ही अनाथों की तरह गुजरा था। हालांकि मम्मी तो मेरी अपनी ही थी, मगर उन्होंने भी मुझे पराया कर दिया था। मुझे अच्छी तरह से याद है जिस दिन मेरी मम्मी दूसरी बार दुल्हन बनी थी। मैं भला वो दिन कैसे भूल सकती हूँ। मेरी बर्बादी की शुरुआत तो उसी दिन से हो गई थी जब मेरी मम्मी की दूसरी शादी हमारे मोहल्ले में ही रहने वाले रमेश अंकल के साथ हो गई थी, जो सारे मोहल्ले में अपनी गुंडागर्दी और बदतमीज़ी की वजह से फेमस थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कोई भी उन्हें मोहल्ले में पसंद नहीं करता था। मगर इसी मोहल्ले के रहने वाले लोगों ने मेरी मम्मी की शादी रमेश अंकल के साथ करवा दी थी। मैं उस टाइम 11 साल की थी जब ये शादी हुई थी। तो अंकल तो मुझे पहले भी अच्छे नहीं लगते थे। वो पाँव से लंगड़ा कर चलते थे, जिसकी वजह से हर टाइम उनके हाथ में एक लाठी उनके साथ रहती थी और वो रास्ते में करीब से गुजरते हुए बच्चों को अक्सर अपनी लाठी से मार दिया करते थे। इस वजह से सारे ही मोहल्ले के बच्चे उनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे और बच्चों को मारने की वजह से उनके माता पिता का भी झगड़ा रमेश अंकल के साथ हो जाता था। सब मोहल्ले वाले उनसे बहुत तंग आ चुके थे। हमारे मोहल्ले वाले सोचते थे कि रमेश अंकल अपना मकान बेचकर यहाँ से चले जाएं, लेकिन अंकल अपना मकान बेचने के लिए राज़ी नहीं होते थे क्योंकि उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। सिर्फ एक बूढ़ी माँ थी जो घर पर घर संभालती थी और अपने बेटे के सर पर सेहरा बांधने के सपने देखती थी। रमेश अंकल शुरू से ही काफ़ी लड़ाई झगड़े वाले बिहेवियर के थे, मगर 22 साल की उम्र में एक रोड एक्सीडेंट की वजह से उनका एक पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया था और लोगों ने उन्हें लंगड़ा लंगड़ा कहकर पुकारना शुरू कर दिया था। इस बात से वो बहुत चिड़चिड़े हो गए थे। यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों पर वो लोगों को गाली देने पर उतर आते थे। एक्सीडेंट के बाद भी दुकान पर काम करते रहे जहाँ पर पहले क्या करते थे। वो एक बड़े से जनरल स्टोर के मालिक थे और अपने घर के अकेले ही कमाने वाले थे। लाचार होने के कुछ महीनों बाद तक तो उन्होंने घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया था। बड़ी मुश्किल से उनकी माँ ने लोगों के घरों में काम कर करके अपने घर का गुजारा किया था। मगर फिर रमेश अंकल ने हिम्मत की और लकड़ी का सहारा लेते हुए वो अपना पुराना काम फिर से शुरू कर चुके थे और लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया था क्योंकि उनकी माँ बीमार रहती थी। जब से उन्होंने दूसरों के घरों में काम करना शुरू किया था तो उनकी बीमारी भी बढ़ गई थी। इसी वजह से अंकल ने अपनी माँ को घर बिठा दिया और खुद पहले की तरह काम पर जाने लगे थे। मगर बहुत कोशिश के बावजूद भी अंकल की माँ उनकी शादी नहीं करवा सकी क्योंकि मोहल्ले और उनके आसपास के रहने वाले लोग रमेश अंकल के बिहेवियर को अच्छी तरह से जानते थे और फिर वो इतने ज़्यादा कमाते भी नहीं थे कि कोई उनके गलत बिहेवियर को इग्नोर करके अपनी बेटी का रिश्ता उनके साथ कर दे। मगर ज़िंदगी तो इस तरह से नहीं गुजर सकती ना। आखिरकार रमेश अंकल की माँ की बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद एक बहुत गरीब घर की लड़की के साथ अंकल का रिश्ता तय हो गया। इस शादी से अंकल बहुत खुश थे और उनकी माँ भी अपने बेटे को दूल्हा बनते हुए देखना चाहती थी। उन्होंने बड़े अरमानों के साथ अपने बेटे की शादी के इंतज़ाम किए और बहू को खूब धूमधाम के साथ घर लाए। जब मोहल्ले वालों ने रमेश अंकल की पत्नी को देखा तो वो हैरान रह गए थे क्योंकि उनकी पत्नी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और गोरी चिट्टी और बिल्कुल ही सही सलामत थी। मतलब कि उसमें कोई भी ऐसी कमी नहीं थी कि कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटी की शादी रमेश अंकल जैसे आदमी के साथ कर दे। मोहल्ले वालों का ख्याल था कि लड़की वालों ने इनका घर बार देखते हुए ही अपनी बेटी रमेश को दे दी।
वरना ऐसा कौन था जो इस तरह से अपनी बेटियों को नर्क में धकेल सकता है। इसी तरह रमेश अंकल भी अपनी किस्मत पर बहुत ही घमंड कर रहे थे कि उन्हें बैठे बिठाए इतनी खूबसूरत पत्नी मिल गई। मगर हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह से अंकल की खूबसूरत और खूबियों से भरपूर पत्नी वो नहीं थी जो सबको नज़र आती थी। शादी के शुरू शुरू के दिनों में तो कुछ दिन तक थोड़ा दबी रही, क्योंकि उनके घर में हर वक्त उनकी सास मौजूद रहती थी। इस वजह से वो बेचारी खुलकर किसी के सामने नहीं आ सकी और घर के बाहर आते जाते हुए किसी ने नहीं देखा था। बाहर के सारे काम काज तो अंकल ही कर देते थे, या फिर उनकी माँ खुद सारे काम किया करती थी। मोहल्ले वालों को भी रमेश अंकल की शादी के बाद काफ़ी सुकून हो गया था, क्योंकि शादी के बाद अंकल का बिहेवियर कुछ बदल सा गया था। वो पहले की तरह ना तो किसी से बदतमीजी करते थे और ना ही किसी से झगड़ा करते थे। और तो और उन्होंने बच्चों को भी डांटना बंद कर दिया था। सबको यही लगने लगा था कि शायद अब वो हमेशा ऐसे ही अच्छे बनकर रहेंगे। लेकिन रमेश अंकल की ज़िंदगी में शादी के बाद पहला तूफान उस समय आया जब उनकी माँ का अचानक देहांत हो गया। वो बेचारी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। वो शायद वॉशरूम जाने के लिए अपने बिस्तर से उठी थी और ना जाने किस तरह से उनका पैर फिसल गया और वो ज़मीन पर गिर गई। फिर उन्हें दोबारा होश ही नहीं आया था और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उस दिन पहली बार रमेश अंकल को लोगों ने रोता हुआ देखा था। मगर कुछ दिन के बाद ही रमेश अंकल के घर से लड़ाई झगड़ों की आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी। मोहल्ले के लोग कहते थे कि रमेश अंकल की पत्नी उनसे बहुत लड़ाइयाँ करती है और इसी वजह से रमेश को गुस्सा आ जाता है। यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी पर हाथ भी उठाने लग गए थे। अब तो पड़ोस के लोगों ने दिन और रात के किसी भी टाइम पर मारपीट की आवाज़ें सुनी थी और दोनों पति पत्नी के झगड़े की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से सुनाई देती थी। और इस बात को कन्फर्म रमेश अंकल के पड़ोस में रहने वाले शुक्ला अंकल ने ही किया था। उन्होंने और उनकी पत्नी ने एक दिन खुद अपने कानों से सुना था कि रमेश अपनी पत्नी से कह रहा था कि तूने मेरी माँ को ज़मीन पर धक्का दिया था, तभी तो वो मर गई, क्योंकि तू उन्हें मारना चाहती थी। उनके होते हुए तो इस घर पर अपना राज नहीं जमा सकती थी ना, और ना ही तेरी कोई मर्जी पूरी हो रही थी जो अब तू उनके मरने के बाद पूरी करती। ये बातें शुक्ला अंकल की पत्नी ने पूरे मोहल्ले में फैला दी थी। और फिर ऐसा वक्त भी आ गया कि उनकी पत्नी घर से बाहर भी जाने लगी थी। जब लोगों ने यह बात रमेश अंकल को बताई तो उन्होंने काम पर घर से बाहर जाते हुए अपने घर के दरवाजे पर ताला लगाना भी शुरू कर दिया। और फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि अंकल ने किसी को अपने घर में उनकी पत्नी के साथ देख लिया और उसी टाइम अंकल ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और उनको डिवोर्स भी दे दिया। लेकिन वो इतनी बेशर्म औरत थी कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस वक्त घर छोड़कर खुशी खुशी चली गई। शायद ये सब कुछ उसने पहले से ही प्लान किया हुआ था, क्योंकि कुछ दिन बाद ही सच्चाई सामने आ गई थी। दरअसल रमेश अंकल की पत्नी की शादी से पहले ही उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था और वो उसके साथ ही घर से भाग गई थी। फिर उस लड़की के घर वालों ने उसे बहुत तलाश किया और वापस घर ले आए थे और उसके फ़ौरन बाद ही उन्होंने अपनी बेटी की शादी रमेश अंकल से करवा दी थी, ताकि उनकी इज्जत भी बच जाए और उनकी बेटी का घर भी बच जाए। लेकिन वो लोग हमारे मोहल्ले में रहने वाले नहीं थे, इसलिए सब कुछ पता नहीं चल सका। मगर रमेश अंकल की शादी के बाद भी वो लड़का उनके घर उनकी पत्नी से मिलने के लिए आने लगा था, जो पहले अंकल की माँ की मौजूदगी की वजह से नहीं आ पाता था। और शायद यह बात भी सच थी कि अंकल की पत्नी ने अपनी सास को भी धक्का देकर मार दिया था। और तो और वो खाने में भी उनको कुछ ऐसा मिलाकर दे रही थी जिससे उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। इस हादसे ने रमेश अंकल को अंदर से बिल्कुल तोड़ कर रख दिया था और उनका औरत से विश्वास उड़ गया था। मोहल्ले वालों को अंकल से बहुत हमदर्दी हो गई थी, मगर इस हमदर्दी को भी वो गलत समझने लगे थे। और अब तो अंकल पहले से भी ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि लोग उनका मजाक बनाते हैं और उन पर हंसने लगे हैं। मगर ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था इसमें रमेश अंकल की ना तो कोई गलती थी और ना ही उनका कोई कसूर था। मगर जिस इंसान पर एक साथ इतनी परेशानियाँ पड़े उसे कुछ होश ही नहीं रहता, कुछ पता ही नहीं चलता कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत करता है। यही सब कुछ रमेश अंकल के साथ भी हो रहा था।
पहले उनकी माँ की मौत और फिर पत्नी की उनके साथ बेवफाई ने उनको एक बार फिर से ऐसा इंसान बना दिया था जिस इंसान को कोई पसंद नहीं करता था। रमेश अंकल की तरह ही ऐसी ही कुछ कहानी मेरी मम्मी की भी थी। मेरी मम्मी जो इस मोहल्ले में नई दुल्हन बनकर आई थी। मेरी मम्मी एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। जब मेरे नाना का देहांत हो गया उस समय मेरी मम्मी की उम्र 18 साल थी और वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ घर में अकेली रह गई थी। मेरी नानी ने दूसरों के घरों में काम कर करके अपना गुजारा करना शुरू कर दिया था, मगर जवान बेटी का साथ उन्हें बहुत बेचैन रखता था और उन लोगों का तो घर भी अपना नहीं था। वो किराए पर रहते थे, इसलिए घर के खर्चे बड़ी मुश्किल से हो रहे थे। तब मेरी नानी ने सोच समझकर अपनी बेटी की शादी करने का फैसला कर लिया और एक जानने वाले की मदद से मेरी मम्मी का रिश्ता मेरे पापा के साथ हो गया, जो अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे और अपने माता पिता के साथ ही इस घर में रहते थे जहाँ पर शादी के बाद मेरी मम्मी आ गई थी। मेरे पापा साइकिल और इलेक्ट्रॉनिक सामान के मैकेनिक थे। उन्होंने ये काम अपने शौक़ की वजह से बहुत ही कम उम्र में सीखना शुरू कर दिया था, इसलिए मेरे पापा वक्त गुजरने के साथ साथ एक बेहतरीन मैकेनिक बन गए थे और एक बहुत बड़ी दुकान पर काम करते थे, जिसकी वजह से घर की कहानी बहुत अच्छी चल रही थी। फिर मेरे पापा की शादी की तैयारी शुरू हो गई थी और उनका रिश्ता मेरी मम्मी के साथ हो गया था। दादा दादी जब मेरी मम्मी को अपने घर लेकर आए थे तो दादी ने मेरी मम्मी को अपनी तरह की घर गृहस्थी सिखाने की कोशिश शुरू कर दी थी। मेरी मम्मी ने भी पूरी कोशिश करके अपनी सास के बताए हुए नियमों का पालन किया था और उनके हिसाब से अपने काम को बहुत तौर तरीके से बहुत जल्दी सीख लिया था। लेकिन मेरी मम्मी को अपनी माँ की तरफ से बहुत परेशानी रहती थी, इसलिए मेरी दादी ने माँ से कहा कि तुम अपनी बूढ़ी माँ को अपने साथ यहीं पर ले आओ और उनकी सेवा करो। इस तरह मेरी नानी भी मेरी मम्मी के घर पर आकर रहने लग गई थी। मगर 2 साल के बाद ही मेरी नानी का देहांत हो गया था। उनके जाने के बाद मम्मी का इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा था। दूर के कुछ रिश्तेदार थे जो बहुत पहले ही उनको अकेला छोड़ चुके थे। उनके लिए अब जो कुछ भी थे मेरे पापा और उनके ससुराल वाले ही थे। मम्मी और पापा की शादी को पूरे 3 साल हो गए थे, मगर अभी तक उनको कोई गुड न्यूज़ नहीं मिली थी। फिर मेरे दादा भी इसी इंतज़ार के साथ इस दुनिया से चले गए। दादाजी के देहांत के बाद अब मेरे पापा ही घर के अकेले मर्द बचे थे और अब उन्हें भी सारी जिम्मेदारियां अकेले निभानी थी। वो न सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे थे, बल्कि इसके साथ साथ अपनी पत्नी और बूढ़ी माँ की सेवा भी करते थे। मेरी मम्मी ने भी अपनी सास की सेवा खूब की, क्योंकि जब दादा के देहांत के बाद दादी को अचानक हार्ट अटैक हुआ तो वो बिस्तर से लग गई थी। उनकी अब हर दिन ही तबीयत ख़राब रहने लगी थी। ऐसे वक्त में मम्मी ने दादी का ख्याल एक छोटे बच्चे की तरह रखा था और दादी मेरी मम्मी को दिन रात आशीर्वाद देती रहती थी। और इन्हीं आशीर्वादों से वो वक्त भी आ गया था जिसका सबको बड़ी बेचैनी से इंतज़ार था। मेरी मम्मी प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन ऐसी हालत में मम्मी अगर दादी को संभालती तो उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता था। पापा ने कुछ महीने मम्मी की सहूलियत के लिए दादी की देखभाल करने के लिए एक नर्स का इंतज़ाम कर दिया था, जो हर टाइम दादी के साथ उनके कमरे में रहती थी। और पापा ने उस बढ़े हुए खर्च को एडजस्ट करने के लिए डबल शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने खूब मेहनत की और अपने दिन रात एक कर दिए थे। वो अपने घर वालों को किसी चीज़ की कमी का एहसास नहीं होने देना चाहते थे। जैसे जैसे मेरा जन्म का वक्त करीब आता गया, सपने भी सच होने लगे थे, मगर उन्हें क्या पता था कि उनके सारे सपने सच होने से पहले ही टूटने वाले हैं। जब अचानक मेरी दादी की तबीयत बिगड़ गई तो पापा उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे थे। जैसे जैसे दादी की सांस उखड़ती जा रही थी, मेरे पापा का दिल भी उदास होता चला जा रहा था। पता नहीं क्यों उन्हें आइडिया हो गया था कि अब उनकी माँ उनका साथ छोड़कर जाने वाली है। वो गाड़ी वाले को और तेज़ गाड़ी चलाने के लिए कहने लगे, लेकिन तभी अचानक गाड़ी का एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ कि कोई भी नहीं बच सका था। मम्मी को जब ये खबर मिली तो वो बेहोश होकर गिर गई थी, क्योंकि ये दुख बहुत बड़ा था। माँ जैसी सास के साथ साथ उनकी ज़िंदगी का इकलौता सहारा भी उनसे छिन गया था। उन्होंने तो ये सोचा तक नहीं था कि उनका सुहाग इस तरह से उजड़ जाएगा। मम्मी की हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी। वो अस्पताल में एडमिट थी और उनके पास एक पड़ोसन हॉस्पिटल में रहती थी, जो मम्मी की देखभाल भी कर रही थी।
और अब बड़ी मुश्किल से 2-3 दिन तक मम्मी की हालत संभलने में लग गई थी। वो पड़ोसन मम्मी को अस्पताल से घर लेकर चली गई, मगर उसके बाद मेरी मम्मी ने हंसना बोलना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि वो जाने वालों का दुख मनाए या फिर आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचे, जिसका भी इस दुनिया में अब मम्मी के सिवा कोई और सहारा नहीं था। यही सब कुछ सोचते सोचते हर टाइम मम्मी को परेशानी होती रहती थी। अगर मोहल्ले की औरतें मम्मी का साथ नहीं देती तो शायद वो खुद अपने हाथों से ही अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेती। ख़ास तौर पर पड़ोस में रहने वाली नैना आंटी। नैना आंटी ने मम्मी को बहुत संभाला, बिल्कुल बड़ी बहनों की तरह समझाया भी और संभाला भी था। मम्मी ने सिर्फ और सिर्फ अपने आने वाले बच्चे की खातिर जिंदा रहने का फैसला किया था और दिल पर पत्थर रख लिया, मगर वो ये नहीं जानते थे कि आगे चलकर कौन कौन से तूफान उनके और उनके बच्चे की ज़िंदगी में आने वाले हैं। जैसे तैसे 9 महीने पूरे हुए और मैं दुनिया में आ चुकी थी, जिस पर मेरी मम्मी भी ठीक से खुश नहीं हो पाई थी, क्योंकि उन्हें जाने वालों की याद सताने लगी और आने वाले टाइम की परेशानियों के बारे में सोच सोचकर मेरी मम्मी का दिमाग ख़राब हो रहा था। ऐसी हालत में उन्होंने मुझे पालना शुरू कर दिया था। छोटा सा वो घर जिसमें मम्मी शादी करके आई थी, इस घर के ऊपर का पोर्शन मोहल्ले वालों की मदद से किराए पर देने के काबिल बना लिया गया था और फिर नैना आंटी के पति ने ही हमारे घर का ऊपर वाला हिस्सा किराए पर दे दिया था कि हर महीने मिलने वाले किराए की मदद से हमारा गुजारा हो सके। मगर सिर्फ किराए से ज़िंदगी कहाँ काटी जा सकती थी, इसलिए मम्मी मोहल्ले वालों की मदद लेने पर भी मजबूर हो गई थी। कोई भी उन्हें अपनी खुशी से कपड़े या पैसे देकर चला जाता था। मम्मी दिल पर पत्थर रख कर वो सामान लेती और बहुत रोती रहती थी, क्योंकि उसके सिवा और कोई चारा भी तो नहीं था। मेरी 27 साल की जवान मम्मी पर अब अपने अलावा एक बेटी का भी बोझ था, जिसे अब उन्हें खुद ही उठाना था और संभालना भी था। अगर नैना आंटी साथ नहीं देती तो शायद मेरी मम्मी कभी इतनी हिम्मत नहीं कर पाती। लेकिन सच कहते हैं कि ज़िंदगी सब कुछ सिखा देती है। मेरी वो मम्मी जो पति की मौजूदगी में कभी बाहर तक नहीं जाती थी, अब ज़रूरत के लिए घर से बाहर निकलना पड़ जाता था। सब्जी से लेकर दवाई और ज़रूरत का हर सामान मम्मी को खुद ही लाना पड़ता था। शुरू के दिनों में तो नैना आंटी का बेटा या फिर उनके पति सामान लाकर दे दिया करते थे, मगर मम्मी को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था कि वो हर टाइम अपनी वजह से दूसरों को परेशान करती रहें। और आखिर ऐसा कब तक चलता? सारी ज़िंदगी तो किसी का बोझ नहीं उठाया जा सकता। इसलिए मम्मी ने खुद ही हिम्मत की और जितना मुमकिन हो सकता था अपने काम खुद करना शुरू कर दिया था, जिसका नतीजा ये निकला था कि मम्मी धीरे धीरे अब आत्मनिर्भर बन गई थी और उन्होंने हालात का सामना करना भी सीख लिया था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा था और मैं स्कूल जाने के काबिल हो गई थी, तो मम्मी ने आंटी की मदद से मेरा पास के ही सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दिया था, जहां पर फीस का खर्चा भी नहीं था और बुक्स वगैरह भी फ्री में मिल जाती थी। बाकी की मदद मोहल्ले वाले कर दिया करते थे। मगर मेरी ज़िंदगी में शुरू से ही हर चीज़ की कमी थी। घर में न दादा दादी, कोई चाचा बुआ या भाई बहन में से किसी भी रिश्ते का कोई साथ नहीं था और सबसे बड़ा सहारा तो पिता होता है, जो मेरे जन्म से पहले ही मुझसे छिन गया था। मैंने अपने पापा को कभी नहीं देखा और उन दिनों मोबाइल भी आम ही थे। आजकल जैसे फ़ोन नहीं थे कि उसमें पापा की फ़ोटो होती जो मम्मी मुझे दिखा देती। एक बार जब मैं 7 साल की थी, उस वक्त मम्मी ने संदूक में से अपनी और पापा की शादी की फ़ोटो निकाल कर मुझे दिखाई थी, तो मैंने उन फ़ोटोज़ में से एक फ़ोटो को अपने तकिए के नीचे रख लिया, जो मैं हर रोज़ देखती और उस फ़ोटो से बातें करती थी। इससे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं था कि मेरे पापा कैसे थे और कौन थे, क्योंकि सिर्फ फ़ोटो देखकर या नाम जान लेने से तो कुछ नहीं होता। मेरा भी दिल चाहता था कि मेरे भी पापा होते, जैसे मोहल्ले के सब बच्चों के थे। वो सब अपने अपने पापा के साथ दुकान पर चीज़ लेने के लिए जाते थे, मगर मेरा तो कोई भाई भी नहीं था जिससे मैं चीज़ मंगवाती या जो मुझे स्कूल छोड़ने जाता। मैंने दुनिया में सिर्फ एक रिश्ता देखा था और वो मेरी माँ थी, लेकिन पता नहीं क्यों मम्मी बहुत उदास और खामोश सी रहती थी। मैंने कभी मम्मी को ठीक से हंसते बोलते नहीं देखा था, बल्कि वो मुझसे हमेशा हल्की आवाज़ में बोलने के लिए कहती थी और थोड़ा सा खेलने के बाद ही मना कर देती थी। ना ही मुझे अपनी मम्मी मोहल्ले में
किसी के घर जाने देती थी और ना ही किसी के साथ खेलने की परमिशन देती थी। वो तो जब से मैंने स्कूल जाना शुरू किया था, तब से मेरी कुछ फ्रेंड्स भी बन गई थी और मुझे उनके साथ खेलने का मौका मिल जाता था, क्योंकि मैं नैना आंटी के पोती के साथ स्कूल जाती थी और फिर मैंने ट्यूशन भी जाना शुरू कर दिया। इसलिए मम्मी मुझे उसके साथ खेलने और चीज़ लाने के लिए मना नहीं करती थी। मगर मैं जब भी अपनी फ्रेंड के साथ दुकान पर चीज़ लेने जाती तो रास्ते में आने वाले रमेश अंकल का घर हम दोनों के लिए एक ऐसा रास्ता था जहाँ से गुजरते हुए हमें बहुत डर लगता था, क्योंकि एक बार जब मैं और मेरी फ्रेंड चीज़ लेने के लिए जा रहे थे तो गलती से हम दोनों खेलते खेलते रमेश अंकल के दरवाजे के करीब कुछ देर के लिए रुक गए थे। तभी वो अंदर से निकल कर आए और हमें बेवजह डांट कर वहाँ से भगा दिया था। और एक दिन तो उन्होंने हमें बहुत डांटा था, इसलिए हम वहाँ से गुजरते हुए भी डरते थे। मगर एक दिन बहुत ही अजीब सी बात हो गई थी। मैं स्कूल से वापस आ रही थी, गली के नुक्कड़ पर रमेश अंकल से मेरी मुलाकात हो गई। मैं हमेशा की तरह उन्हें देखकर भागने लगी तो उन्होंने आवाज़ देकर मुझे रोक लिया और अपने हाथ में पड़ा हुआ एक थैला मेरी तरफ बढ़ाकर कहने लगे, ये कुछ सामान है, अपनी माँ को दे देना। मैंने खामोशी से वो सामान लिया और घर जाकर मम्मी के हवाले कर दिया था। इस थैले में दाल, चावल, आटा और शायद घर के राशन का ही कुछ सामान था। मैंने यही सोचकर वो सामान रख लिया था, क्योंकि मोहल्ले वाले हमेशा हमारी मम्मी को कोई ना कोई सामान देते रहते थे, तो रमेश अंकल ने भी इसी वजह से दिया होगा। मगर मम्मी को हैरानी हुई थी कि इतने सालों में पहली बार उन्होंने हमारे लिए मदद के लिए कुछ भेजा था। लेकिन उसके बाद हर दूसरे तीसरे दिन यही सब कुछ होने लगा। यहाँ तक कि एक दो हफ्ते गुजरने के बाद अंकल दरवाजे पर दस्तक देकर मम्मी को सब्जी भी देकर जाने लगे थे। आंटी ने मम्मी से कहा कि इस तरह रमेश का तुम्हारे दरवाजे पर आना अच्छी बात नहीं है, मोहल्ले वाले तुम्हारे और रमेश के बारे में बातें बनाएंगे। तो मम्मी ने अगले ही दिन अंकल को दरवाजे पर आने के लिए मना कर दिया। इस बात पर उन्हें बहुत गुस्सा आया, मगर वो चुपचाप वहाँ से चले गए, क्योंकि वो जानते थे कि ज़रूर यह बात मोहल्ले वालों ने ही कही होगी, वरना किसी की मदद करना तो कोई बुरी बात नहीं है। फिर एक रात ऐसा हुआ कि अचानक से मेरे पेट में दर्द होने लगा। तेज़ बुखार भी था, मगर पेट में दर्द रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मम्मी घर में अकेली थी और बहुत परेशान हो गई थी। बराबर में नैना आंटी का घर भी खाली पड़ा हुआ था, क्योंकि वो लोग कहीं शादी में गए हुए थे। मम्मी को यह बात पता थी, इसलिए मदद मांगना मुश्किल था। मम्मी ने परेशान होते हुए दूसरे वाले घर का दरवाज़ा बजाया, लेकिन रात के 3 बजे किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। ज़रूर इतने टाइम पर तो लोग अपने बिस्तर में सो रहे होंगे। फिर मम्मी निराशा और उदासी लिए घर वापस आ रही थी, तभी रमेश अंकल ने पीछे से मम्मी को आवाज़ लगा दी और पूछा कि सब ठीक तो है ना। तो मम्मी ने परेशान होते हुए बताया कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है और उसे अस्पताल लेकर जाना होगा। तब अंकल मुझे उठाने के लिए घर के अंदर आ गए, मगर उस टाइम पड़ोसी भी जाग गए जिनका मम्मी ने दरवाज़ा बजाया था, और उन्होंने अंकल को रात के टाइम हमारे घर में जाते हुए देख लिया तो पता नहीं क्या सोच लिया। हालांकि वो तो हमारी मदद करने के लिए आए थे। उन्होंने ही मुझे और मम्मी को अस्पताल पहुंचाया और सारी रात हम दोनों माँ बेटी अस्पताल में रहे। फिर जब अगले दिन घर आए तो मोहल्ले में अजीब अजीब तरह की बातें हो रही थी। मोहल्ले की एक औरत ने घर आकर बताया कि तुम्हारे बारे में कुछ लोग अजीब बातें कर रहे हैं कि रमेश और तुम्हारा कुछ चक्कर चल रहा है, तभी तो वो तुम लोगों के साथ हमदर्दी दिखाता है। यह सुनकर मम्मी के होश उड़ गए थे, क्योंकि ऐसी तो कोई बात भी नहीं थी। रमेश अंकल ने मम्मी से कोई फालतू बात नहीं की थी और न ही उनकी तरफ कभी नज़र उठाकर भी देखा था। मगर कहने वालों की ज़ुबान कौन पकड़ सकता है। ऊपर से नैना आंटी और उनके घर वाले भी मौजूद नहीं थे कि वो मम्मी का साथ दे पाए। 2 दिन बाद वो वापस आए और मोहल्ले में होने वाली बातें उनके कानों में पड़ गईं, तो वो भी परेशान होते हुए मम्मी से मिलने चली आई। उन्होंने मम्मी को हौसला दिया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। मगर कुछ दिन बाद सब ठीक होने के बजाय और बिगड़ गया, जब नैना आंटी ने मम्मी को आकर बताया कि मोहल्ले के सारे लोग इस बात पर अड़ गए हैं कि तुम्हारी शादी रमेश के साथ कर दी जाए, क्योंकि तुम
कब तक अकेले अपनी बेटी के साथ गुजारा करोगी? कल को कोई भी परेशानी आने पर जब भी कोई तुम्हारी मदद करेगा तो उसमें लोग तुम्हें बदनाम ज़रूर करेंगे। नैना आंटी की बात सुनकर मम्मी खामोश हो गई, क्योंकि मम्मी अंकल से तो क्या किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन सबकी बातों ने उन्हें मजबूर कर दिया था और फिर उन्होंने मोहल्ले वालों की बात मान ली। रमेश अंकल भी मेरी मम्मी की तरह मजबूर हो गए थे, क्योंकि लोग तो पहले ही उनके खिलाफ थे और उन्हें मोहल्ले में रहने देने पर तैयार भी नहीं थे, जबकि उनका घर अपना था, इसलिए कोई भी उन्हें यहाँ से निकाल नहीं सकता था। मम्मी के साथ जब रमेश अंकल की शादी हो गई तो हम दोनों माँ बेटी अपना घर छोड़कर उनके घर में शिफ्ट हो गए। हमारे घर का ऊपर वाला पोर्शन तो पहले से ही किराए पर था। रमेश अंकल के घर जाने के बाद मम्मी ने हमारे घर का नीचे वाला पोर्शन भी किराए पर दे दिया और ज़िंदगी की नई शुरुआत की। शुरू शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। रोज़ की तरह रमेश अंकल अपनी दुकान पर जाते थे और वापस आते हुए घर के लिए राशन भी ले आते थे, जो मम्मी घर में बैठे बैठे घर चलाने के लिए इस्तेमाल करती थी। यहाँ तक कि वो सब्ज़ी भी मम्मी को खुद ही ला कर दिया करते थे। मम्मी को किसी भी काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था और मैं पहले की तरह नैना आंटी की पोती के साथ स्कूल जाती थी। मुझे रमेश अंकल से बहुत डर लगता था, इसलिए मैं उनसे दूर दूर ही रहती थी, मगर वो मेरे लिए हर चीज़ लाते थे और मुझसे बात करने की कोशिश करते थे ताकि मैं उनके साथ अटैच हो सकूँ। फिर मम्मी ने भी मुझे कई बार यह बात समझाई थी कि वो तुम्हारे सौतेले ही सही, मगर अब तुम्हारे पिता तो हैं, इसलिए मैं उनको पापा कहकर पुकारा करूं। मगर मैं उनसे बात ही कब करती थी? ना तो मैं उनसे कभी कोई चीज़ मांगती थी और ना ही उनके पास जाती थी। मम्मी ने सोचा कि टाइम के साथ साथ मुझे भी आदत हो जाएगी और मैं समझ जाऊंगी, मगर इससे पहले कि वक्त बदलता रमेश अंकल की आदतें कुछ बदलने लग गई थी। वो पहले की तरह लड़ाई झगड़ा और गुस्सा तो नहीं करते थे, मगर उन्होंने जुआ खेलना शुरू कर दिया था और ये लत पता नहीं उनको कैसे लग गई थी। मगर वो अपनी दुकान से फ्री होने के बाद जुए के अड्डे पर चले जाते थे। मुश्किल से हमारे 2 साल सुकून से गुजर पाए थे, मगर जब मम्मी और अंकल की शादी हुई तब मम्मी को यह सब कुछ पता नहीं था, क्योंकि अंकल झूठ बोलते थे कि मैं किसी और दुकान पर भी काम करता हूँ। लेकिन जब उन्होंने घर में पैसे देना बंद कर दिया तो मम्मी को शक हो गया। मम्मी ने नैना आंटी से कहकर पता करवाया तो मालूम पड़ा कि वो जुए की लत में पड़ गए हैं। ये खबर सुनकर मेरी मम्मी बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि वो तो पहले ही हालात की मारी हुई थी, ऊपर से अब मैं भी बड़ी हो रही थी। ऐसे में सौतेले पिता के साथ रहना ठीक नहीं था। अब हमारी बर्बादी के दिन शुरू हो चुके थे, क्योंकि कुछ महीनों के अंदर ही रमेश अंकल ने मम्मी के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया था। वो सारे पैसे जुए में हारने लगे थे और घर में मौजूद कीमती सामान भी बेचकर जुआ खेलने चले जाते थे। मम्मी ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं समझे। इसी परेशानी की वजह से मम्मी का ब्लड प्रेशर एकदम से इतना हाई हो जाता था कि मम्मी को होश ही नहीं रहता था। डॉक्टर ने मम्मी को पाबंदी से दवाई लेने की एडवाइस दी थी। रोते रोते ज़िंदगी गुजर रही थी। उन्होंने कुछ ही महीनों में सब कुछ बर्बाद कर दिया था, यहाँ तक कि उन्होंने अपना मकान भी बेच दिया था, जो कल तक वो किसी कीमत पर बेचने के लिए तैयार नहीं होते थे। मगर अब अंकल को किसी का भी ख्याल नहीं था। कुछ साल इसी तरह से गुजर गए थे। मैं भी जवान हो चुकी थी और हालात को समझने लगी थी। मम्मी की परेशानी मुझसे सही नहीं जाती थी। जब रमेश अंकल ने अपना घर बेचा था तो हम लोग दोबारा से अपने घर में शिफ्ट हो गए थे, मगर अंकल भी हमारे साथ ही थे और ऊपर वाले पोर्शन से किराया मिलता रहता था। इसी से ज़िंदगी गुजर रही थी। मगर अंकल कभी कोई काम नहीं करते थे और सारा सारा दिन बस अपने दोस्तों के साथ गुजार देते थे। अब तो ऐसा होने लगा था कि अक्सर रात को वो घर भी नहीं आते थे और मम्मी को फिक्र सताती थी। मेरी मम्मी ब्लड प्रेशर की बीमार बन चुकी थी और फिर उनको शुगर भी लग गई। फिर वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। अपनी मम्मी की हालत को देखते हुए मैंने काम करने की ज़िद की। हालांकि 9वीं कक्षा के पास करने के बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया था और इसके जिम्मेदार भी हमारे घर के हालात ही थे, मगर 9वीं पास लड़की को कोई जॉब नहीं मिल सकती थी। फिर मैंने किसी की मदद से एक बंगले में काम करना शुरू कर दिया और मम्मी से झूठ बोल दिया कि मैं किसी क्लिनिक पर काम करती हूँ। मम्मी की हालत तो ऐसी थी कि वो
कहीं आती जाती भी नहीं थी। फिर न चाहते हुए भी मम्मी ने मुझे काम करने की परमिशन दे दी। मगर जब तक मैं घर से बाहर रहती थी, मम्मी मेरे लिए परेशान रहती थी। नैना आंटी भी बूढ़ी हो चुकी थी। अब वो हमारे घर तो नहीं आती थी, लेकिन मम्मी उनके घर जाकर उनकी खबर ले लेती थी। मुझे बंगले में काम करते हुए 3 महीने हो गए थे और वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं हर महीने मिलने वाली सैलरी भी मम्मी को दे दिया करती थी और उसके अलावा मालकिन मुझे जो भी पैसे दे देती थी, मैं वो भी मम्मी को ये कहकर दे देती थी कि मुझे आज ज़्यादा काम करने के पैसे मिले हैं। मम्मी भी खामोशी से पैसे रख लेती थी क्योंकि मेरी सैलरी से ही घर का गुजारा हो रहा था। फिर मेरी ज़िंदगी में अचानक से एक तूफ़ान आया। मैं एक दिन बंगले में काम करने गई तो मालकिन वहाँ पर मौजूद नहीं थी, सिर्फ मालिक ही बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि तुम्हारी मालकिन कहीं गई हुई है, इसलिए तुम भी छुट्टी कर लो। मैं वापस आने लगी थी कि मालिक ने कहा कि अब जब आ ही गई हो तो मेरे लिए कप चाय बना दो। मैं चुपचाप किचन में चली गई। मैं चाय बनाकर मालिक के कमरे में गई तो उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैं चीखने लगी मगर मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया था। मैंने टेबल पर रखा हुआ फ्लावर पॉट मालिक के सर पर मारा और वहाँ से भागने में कामयाब रही। मुझे हैरानी हुई थी कि उस दिन चौकीदार भी ड्यूटी पर नहीं था। शायद मालिक ने पहले से ही सबको छुट्टी दे दी थी और मेरे लिए ही ये जाल बिछाए हुए बैठे थे। मुझको ऐसी हालत में देखकर मम्मी बहुत परेशान हो गई थी। मम्मी मुझसे बार बार पूछने लगी कि क्या हुआ है बेटी। तब मैंने मम्मी को सारी बात बता दी, मगर मम्मी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं सही सलामत आ गई हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई थी। मम्मी मेरी हालत देखकर और मेरी बात सुनने के बाद सोच में खो गई थी। उन्हें लग रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी भी अपनी मम्मी की तरह बर्बाद हो जाएगी। उस दिन के बाद मम्मी ने मुझसे खामोश रहने के लिए कह दिया था। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने घर से निकलना भी छोड़ दिया था और दोबारा नौकरी करने के बारे में सोचा तक नहीं था। जो मेरे साथ हुआ था उसको सोचकर मैं डर जाती थी। कुछ दिन गुजरे तो मम्मी ने मुझसे अजीब अजीब सवाल पूछना शुरू कर दिया और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखती थी। मैंने मम्मी को यकीन दिलाया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर मम्मी बहकी बहकी बातें करने लग जाती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं अपनी मम्मी को कैसे संभालूं। फिर एक दिन अचानक खाना खाने के बाद मेरा दिल घबराया। मम्मी की परेशानी देखने के लायक थी। मम्मी ने तो मुझसे एक ही बार में न जाने कितने सवाल पूछ लिए थे जो कि मेरे समझ में नहीं आ रहे थे। मम्मी ने मुझे अपने कमरे में आराम करने के लिए कहा और ख़ुद नैना आंटी के घर चली गई। मैं भी परेशान हो गई थी कि रात के इस टाइम पर उन्हें आंटी के घर जाने की क्या ज़रूरत थी। वो 1 घंटे के बाद घर वापस आई, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था। अगले दिन मैं हैरान रह गई थी जब मम्मी ने मिठाई मंगवाई और सारे मोहल्ले में बांट दी थी और साथ ही यह भी कह दिया था कि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता फिक्स कर दिया और अगले हफ्ते ही उसकी शादी है। मम्मी ने यह काम इसलिए किया था ताकि मोहल्ले वाले मेरी शादी की वजह से मेरी मम्मी का साथ दे सकें, और ऐसे ही हुआ था। दूसरे दिन मोहल्ले की औरतें हमारे घर पर आई थी और मम्मी के हाथ में पैसे रखकर चली गई थी या फिर कोई ना कोई सामान लेकर आ गई थी। मगर मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी ने किसके साथ मेरी शादी पक्की की है और ऐसा कौन है जो एक ही हफ्ते में मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया था। मुझे तो लगता था कि मम्मी को मेरे लिए रमेश अंकल जैसा ही कोई मिला होगा जिसके पल्ले मुझे बांधकर वो अपनी जान छुड़ाना चाहती हैं। हालांकि मेरे साथ तो कुछ गलत हुआ भी नहीं था और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं था। पता नहीं क्यों मेरी मम्मी ने छोटी सी बात को अपने दिमाग पर सवार कर लिया था। मैं मम्मी से कुछ पूछती तो वो मुझे खामोश करवा देती थी। कहती थी कि चुपचाप शादी करने के लिए तैयार हो जाओ, मैं खुद तुम्हारी शादी के इंतज़ाम कर लूँगी और बड़ी इज्जत के साथ तुम्हें विदा कर दूँगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी की इस बात से मैं परेशान हो जाती थी। आखिर वो मेरे साथ क्या करना चाहती थी जो सब कुछ ठीक हो जाना था। और फिर मेरी शादी का दिन भी आ गया था। मम्मी ने मुझे तैयार करने के लिए मोहल्ले की ही एक लड़की को बुलाया। मुझे हैरानी हुई, मेरी सबसे पक्की फ्रेंड जो बचपन में मेरे साथ थी वो भी उस दिन मेरे पास नहीं आई थी और नैना आंटी भी नज़र नहीं आ रही थी। मगर शादी के टाइम जब मुझे मंडप में ले जाया गया तब नैना आंटी वहीं थी और उनका बेटा भी साथ था। और मैं हैरान रह गई थी जब मैंने नैना आंटी के पोते को, जो कि मेरी ही उम्र का था, उसे दूल्हा बने हुए देखा। मेरी शादी नैना आंटी के पोते के साथ हो गई थी। मम्मी ने मुझे गले से लगाया और कहने लगी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे लिए कभी कुछ बुरा नहीं सोच सकती। ये सच है कि मैं बहुत परेशान थी और अपनी परेशानी बांटने के लिए नैना भाभी के घर गई तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं तुम्हारे घर आने ही वाली थी क्योंकि मेरा
पोता तुम्हारी बेटी को बहुत पसंद करता है। जब मैंने यह बात सुनी तो मैंने उनको कोई भी बात नहीं बताई और इस रिश्ते को पक्का कर दिया और इसी तरह से तुम्हारी शादी हो गई, क्योंकि वो तुम्हें बहुत पसंद करने लगा था। इससे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात क्या हो सकती थी कि तुम्हारी शादी उस इंसान के साथ हो रही थी जो तुम्हें पाने की हसरत रखता है। मेरी मम्मी ने कहा कि मुझे खुशी इस बात की है कि शादी के बाद भी तुम मेरे करीब रहोगी। अब मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, मेरे 2 बच्चे भी हो गए थे, रमेश अंकल की भी मौत हो चुकी थी, मगर मेरी मम्मी अभी भी हमारे घर में अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजार रही हैं और मेरी ज़िंदगी भी अपने पति के साथ बहुत अच्छी गुजर रही है। मैं अपनी मम्मी को देखकर सोचती हूँ कि चलो उम्र के आखिरी हिस्से में ही सही मगर उन्हें भी कोई खुशी नसीब हुई, क्योंकि वो अपनी बेटी के बच्चों के साथ बहुत खुश नज़र आती हैं। और नैना आंटी के जाने के बाद मेरे पति ही मेरी मम्मी का भी सहारा बने। हमारी लाइफ में अब सब कुछ ठीक हो गया और ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हम आपको मिलेंगे एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।